हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का सेक्शन बी। तो 2 क्वेश्चन पेपर है, उन दोनों का हम सेक्शन बी कवर करेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोरोना। तो इलेक्ट्रिकल पावर में कोरोना क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ वॉयलेट ग्लो, हिसिंग नॉइस एंड प्रोडक्शन ऑफ ओजोन गैस इन एन ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। तो उसी को ही हम कोरोना कहते हैं। मतलब कि जब बहुत ही हैवी वोल्टेज या हाई वोल्टेज कंडक्टर कैरी करेगा, उस केस में क्या होता है कि 2 कंडक्टर के बीच में जो भी एयर रहती है वो आयनाइज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये सपोज 2 कंडक्टर है, इनके बीच में जो एयर है वो आयनाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही एयर आयनाइज होती है तो उसकी वजह से वहाँ पर वॉयलेट ग्लो नज़र आने लग जाता है कंडक्टर के पास, और हिसिंग नॉइस, एक आवाज़ आने लग जाती है, और उसके साथ साथ ही वहाँ पर क्या है, ओजोन गैस की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये जो इतने इफ़ेक्ट्स जब दिखने को मिल जाते हैं हमें, तो इसी को ही हम कोरोना कहते हैं। तो ये हाई किसकी वजह से होने लग जाता है? अगर जितनी ज़्यादा वोल्टेज हाई रहेगी, कंडक्टर जो जितनी वोल्टेज कैरी कर रहा है, अगर वो वोल्टेज हाई होगी तो ये जो साउंड की इंटेंसिटी है वो भी ज़्यादा होने लग जाएगी, और जो वॉयलेट ग्लो आपको नज़र आएगा वो भी और ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगेगा। तो इसी को ही हम कोरोना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सैग। तो सैग क्या होता है? दिस इज़ द डिफरेंस इन लेवल बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट एंड द लोएस्ट पॉइंट ऑन द कंडक्टर। तो जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा आपको कि ये 2 टावर है, एक ये टावर और एक ये वाला टावर। इन 2 टावर के बीच में एक कंडक्टर कनेक्टेड है, ये कंडक्टर कनेक्टेड है। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ सपोर्ट है ये वाला, ठीक है, यहाँ डैश करके पॉइंट ऑफ सपोर्ट है। और इस कंडक्टर का लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये जहाँ पर एक पॉइंट जहाँ से लटक के कंडक्टर आएगा, उस पॉइंट को हम बोलेंगे लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। तो उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस रहता है उसको हम कहते हैं सैग। तो यहाँ पर जो सैग आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसको हमने सैग बोल दिया। मतलब जितना ज़्यादा कंडक्टर लटक रहा है उतना ही ज़्यादा सैग होगा। अगर वो आपको जो बैंड है, डिप है, कंडक्टर में कम नज़र आएगा तो उसका क्या मतलब है कि सैग क्या है, वहाँ पर कम है। तो दिस इज़ सैग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इकोनोमाइज़र। तो इकोनोमाइज़र जो कंसेप्ट है वो आपको स्टीम पावर प्लांट में दिखने को मिलता है। तो यहाँ इकोनोमाइज़र का हम क्या यूज़ करते हैं कि जो भी फीड वाटर है, फीड वाटर जो कंडेंसर से होके आता है, उस फीड वाटर को हम हीट अप करते हैं इस इकोनोमाइज़र में। और वो हीट जो हो रहा है किसकी वजह से होता है? फ्लू गैसेस से। फ्लू गैस मतलब कि जो भी एक्स्ट्रा गैसेस निकल रही है, उस गैसेस से क्या करते हैं हम, फीड वाटर को हीट अप करते हैं इकोनोमाइज़र में। और उसके बाद ये जो फीड वाटर है ये सेंड हो जाता है बॉयलर के अंदर स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर डेफिनेशन में लिखा भी है कि इट इज़ यूज टू हीट फीड वाटर फ्रॉम फ्लू गैस, एंड आफ्टर हीटिंग फीड वाटर इट will send to the boiler. Next question is RCC poles are dash in weight are needed dash maintenance। तो यहाँ पर आपको फिल करना है। तो RCC पोल का जो वेट है वो हाई रहता है, जनरली RCC का हाई वेट होगा, एंड इट नीड्स लेस मेंटेनेंस। ठीक है, तो यहाँ पर वेट इसका ज़्यादा होगा, मोर लिख दो, या फिर हाई इन वेट होता है, और जो मेंटेनेंस है उसका कम रहेगा, लेस मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ सैग। तो देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ सैग को समझने के लिए हमें पहले 2 चीज़ें समझनी पड़ेगी। एक होता है टेंशन इन कंडक्टर, और दूसरा होता है हाइट ऑफ टावर। तो टेंशन इन कंडक्टर का क्या मतलब है कि जितना ही ज़्यादा, मतलब अगर आपने सैग है वो बहुत ही कम कर दिया, मान लो सैग किस वक्त कम होगा कि जब हम टाइटली कंडक्टर को 2 टावर्स पर फिक्स कर देंगे। तो उस वजह से जब अगर हम टाइट उसको फिक्स कर रहे हैं कंडक्टर को 2 टावर्स के बीच में, तो उस केस में क्या होगा, कंडक्टर में टेंशन बढ़ जाएगा। मतलब उसमें जो स्ट्रेच होगा, कंडक्टर ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, तो उससे क्या होता है कि वो ब्रेक डाउन होने की वहाँ पर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कंडक्टर आपका टूट भी सकता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो सैग है उसको हमें ना तो ज़्यादा कम करना है, ना ही हम उस सैग को ज़्यादा रख सकते हो। सैग को ज़्यादा, मतलब कंडक्टर को हम ज़्यादा लटका भी नहीं सकते, और उसको हम बहुत ही स्ट्रेच भी नहीं कर सकते।
ठीक है, क्योंकि उससे कंडक्टर में टेंशन बढ़ेगी। और सेकंड चीज़ क्या होती है कि मान लो हाइट ऑफ द टावर, क्योंकि जो सैग है, तो सैग को अगर आप स्मॉल रखोगे तो उस केस में क्या होता है कि टावर की हाइट पर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितना कम आप अगर सैग रखोगे तो उतना ही टावर को हाइट आपको बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो कंडक्टर उसमें कम डिप आए। ठीक है, तो मतलब सैग कम है तो उस केस में टावर की हाइट क्या है, बढ़ जाती है। अगर टावर की हाइट बढ़ गई तो ये भी हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा लगेगा। और दूसरा केस, अगर मान लो हमने सैग ज़्यादा कर दिया तो उस केस में टावर की हाइट तो कम हो जाएगी, लेकिन जो कंडक्टर है, कंडक्टर का जो मटेरियल रिक्वायर्ड है अब वो बढ़ जाएगा, मतलब मटेरियल उसमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें कंडक्टर के लिए। ठीक है, क्योंकि सैग बढ़ा दिया है हमने टावर की हाइट छोटी रखने के लिए। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकल के आता है कि सैग की इम्पोर्टेंस ये है कि सैग को हमने, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख लो, सैग को कितना डिप हमने देना है कंडक्टर को, तो ऐसा अपने अंदाजे से नहीं रखना है। तो उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है कि ना तो सैग ज़्यादा हो और ना ही सैग कम हो, क्योंकि ये चीज़ें जो सैग का ज़्यादा होना या कम होना अफेक्ट करती है कंडक्टर में, टेंशन इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करती है। और दूसरा क्या होता है कि हाइट ऑफ द टावर को फ़र्क करवाती है। और थर्ड पॉइंट क्या है कि कंडक्टर का जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना पड़ जाता है, मतलब मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट रहेगी कंडक्टर में वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाती है अगर हम सैग को ज़्यादा रखेंगे या कम रखेंगे। तो सैग का ऑप्टिमल पॉइंट पर होना इज़ इम्पॉर्टेंट, तो यही इम्पॉर्टेंस है सैग की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफाइन डिमांड फैक्टर। तो डिमांड फैक्टर का फॉर्मूला रहता है, डिमांड फैक्टर इज इक्वल टू मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय कनेक्टेड लोड, कि जितने भी कनेक्टेड लोड है उसको हमने अपॉन में रख देंगे और न्यूमिनेटर में आपका रहेगा मैक्सिमम डिमांड। तो डिमांड फैक्टर को मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि डिमांड फैक्टर की जो ऑलवेज वैल्यू क्या रहेगी, लेस देन 1, क्योंकि जो मैक्सिमम डिमांड है उसकी वैल्यू कम रहेगी और कनेक्टेड जो लोड है उसकी वैल्यू रहती है ज़्यादा। तो इसीलिए डिमांड फैक्टर ऑलवेज कम्स आउट टू बी लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेटालिक शीट यूज इन पावर केबल। तो मेटालिक शीट क्या है, केबल्स में यूज़ हम करते हैं। तो मेटालिक शीट का काम होता है जो भी मॉइस्चर कंटेंट है वो केबल में ना एंटर कर पाए। ठीक है, मॉइस्चर को रिमूव करना, मतलब मॉइस्चर से सेफ्टी करना केबल की, या फिर कोई गैसेस है या लिक्विड है उससे केबल की सेफ्टी करना, तो वो मेटालिक शीट का काम होता है। और ये बनी किससे होती है, लेड से बनी होती है या फिर एल्युमिनियम से बनी होती है। तो आपको पावर केबल का पता होना चाहिए कि उसमें क्या रहता है, एक कंडक्टर होता है, इसके ऊपर एक इंसुलेटर लगा होता है, फिर उसके बाद ये मेटालिक शीट लगी होती है, और इसके बाद एक बेडिंग लगी होती है, और बेडिंग के बाद आर्मरिंग का यूज़ करते हैं हम, और आर्मरिंग के बाद हम यूज़ करते हैं सर्विंग का। तो मेटालिक आपकी शीट रहेगी, तो इसका मेन काम क्या है, टू प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, गैस एंड अदर लिक्विड्स। और ये बनी किसकी होगी, लेड और एल्युमिनियम की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन लोड फैक्टर। लोड फैक्टर की क्या होता है, तो लोड फैक्टर इज ऑलवेज एवरेज लोड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड कितना है डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड इज योर लोड फैक्टर। नेक्स्ट इज डिफाइन एनरिचमेंट प्रोसेस। तो ये जो एनरिचमेंट प्रोसेस होती है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहती है। सो एनरिचमेंट प्रोसेस क्या होती है कि इट रिक्वायर्स यूरेनियम टू बी इन गैसियस फॉर्म। मतलब एनरिचमेंट प्रोसेस, न्यूक्लियर में हम क्या करते हैं, यूरेनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ फ्यूल। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस यूरेनियम को गैसियस फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे कम टेम्परेचर पे, मतलब लो टेम्परेचर पे ही यूरेनियम गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनरिचमेंट प्रोसेस। ठीक है, यूरेनियम को हमने क्या करना है, लो टेम्परेचर में ही गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना इज़ नोन एज यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोसेस। तो यहाँ पर ये जनरली क्या करेगा, यूरेनियम ऑक्साइड को ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में। इस प्रोसेस में क्या होगा, जो यूरेनियम ऑक्साइड है वो
यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब अब यूरेनियम गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोल देते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, और इसी प्रोसेस को हम बोलेंगे एनरिचमेंट प्रोसेस। व्हाट आर द कॉज ऑफ पुअर पावर फैक्टर? तो पुअर पावर फैक्टर के कारण क्या है, मतलब किस वजह से पुअर पावर फैक्टर रहता है? फर्स्ट तो क्या है, इंडक्टिव लोड की वजह से, यानी कि लोड इंडक्टिव अगर है तो ऑब्वियसली उसी की वजह से ही पावर फैक्टर लो होगा। तो इंडक्टिव लोड आपके कैसे हो सकते हैं? मोटर्स हो गया, ठीक है, और जहाँ भी जैसे सपोज इंडक्शन मशीन्स यूज़ हो रही है तो वो सब क्या है आपका इंडक्टिव लोड है। और आर्क लैम्प, हीटिंग फर्नेस, ट्रांसफॉर्मर्स, चौक, इंडक्शन मोटर्स, तो ये सब क्या करते हैं, दीज आर द कॉजेज ऑफ पुअर पावर फैक्टर, कॉजेज फॉर पुअर पावर फैक्टर। एक्सप्लेन रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या होता है कि एक सबस्टेशन होता है और ये क्या कर रहा होता है, डिफरेंट डिफरेंट फीडर्स को फीड कर रहा होता है। मान लो ये फीडर्स है, ठीक है, ये ए फीडर आ गया, ये बी फीडर आ गया और ये सी फीडर आ गया, ठीक है। अब ये इन फीडर्स में क्या है, अलग अलग ये डिस्ट्रीब्यूटर को क्या है लोड दे देंगे, ऐसे करके ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को लोड दे देंगे। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सबस्टेशन होता है और डिफरेंट फीडर्स इसके साथ क्या है कनेक्टेड होते हैं, तो इसको बोल दिया गया है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया है। अब ये नेक्स्ट पेपर का सेक्शन बी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ केबल में एक आ जाता है आपका शील्डेड केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स केबल और रिबन इलेक्ट्रिक केबल्स। तो ये क्या है, डिफरेंट टाइप की केबल्स होती हैं। नेक्स्ट इज डिफाइन प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन जनरली क्या होता है कि जब जनरेटिंग स्टेशन है उसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, अब वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है और उस स्टेप अप ट्रांसफार्मर से हम जब इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं जनरेटिंग स्टेशन से किसी और सब स्टेशन पर। और ये हमेशा कब होगा, जब अभी हम जनरेटिंग स्टेशन से पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं किसी सब स्टेशन में, तो उस वाली जहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिट हो रही है उसको हम बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन। तो जनरली ये जो प्राइमरी ट्रांसमिशन है 132 केवी या फिर 220 केवी पर ट्रांसमिट होती है या फिर 400 केवी पर ट्रांसमिट होती है। उसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन आ जाती है जिससे वो एक सबस्टेशन से दूसरे सबस्टेशन पे जाएगी, लेकिन वहाँ पर हम वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर 132 केवी जा रहा था तो अब उसको हम स्टेप डाउन कर देंगे 66 केवी पर, ठीक है, और उसके बाद हम वोल्टेज को या जो इलेक्ट्रिकल पावर है उसको ट्रांसमिट करेंगे, तो उसको बोलते हैं हम सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या है, मेन जो ट्रांसमिशन हो रही है जनरेटिंग स्टेशन से कोई भी नियर बाय सबस्टेशन पर, तो दैट इज़ योर प्राइमरी सबस्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज़ इंस्टॉल्ड नियर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हम कहाँ पर इंस्टॉल करते हैं? तो जनरली हम कहाँ यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर? ऑलवेज नियर टू जनरेटिंग स्टेशन। जहाँ भी जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि हम हाई वोल्टेज पर ही ट्रांसमिशन करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई वोल्टेज अगर हो जाती है तो उससे करंट क्या है, कम हो जाता है, और करंट कम हो जाएगा तो आपको पता है लॉसेस होते हैं I2R। तो करंट कम होने की वजह से लॉसेस भी क्या हो जाएंगे, कम। तो इसीलिए हम स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को और उसके बाद उसको ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जनरेटिंग स्टेशन, नियर टू जनरेटिंग स्टेशन। HVDC स्टैंड्स फॉर, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। HVDC इज़ हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट, ठीक है। HVDC की फुल फॉर्म है हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट इज डिफाइन स्ट्रिंग एफिशिएंसी। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है, इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग एंड द वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियर्स टू द कंडक्टर। तो मतलब स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या होती है कि वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, मतलब ये स्ट्रिंग होती है, जैसे सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर्स बनते हैं, ये इंसुलेटर बन गया, ठीक है, ये इंसुलेटर है और यहाँ से मान लो ये कंडक्टर जा रहा है, तो इस पूरे स्ट्रिंग के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है उसको बोल देंगे हम वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग, डिवाइडेड बाय कितने
नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड है, तो 1 2 3 4, 4 डिस्क कनेक्टेड है तो यहाँ आ जाएगा n, तो n नंबर ऑफ डिस्क कनेक्टेड, और मल्टीप्लाई हो जाता है वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, कि ये जो डिस्क है जो कंडक्टर के बिल्कुल नियर है, मतलब ये जो डिस्क है दिस इज़ नियर टू द कंडक्टर है, तो यहाँ पर कितनी वोल्टेज है उससे डिवाइड, तो यहाँ इसका स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय n इंटू वोल्टेज अक्रॉस द डिस्क नियरेस्ट टू द कंडक्टर, और n यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू द एपरेंट पावर। ठीक है, मतलब आप जैसे ये है, ये किलोवाट होता है, ये पावर ट्रायंगल होता है, ये kVAR होता है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, और ये होता है आपका एपरेंट पावर, दिस इज एपरेंट पावर। तो पावर फैक्टर क्या निकल के आ जाता है, किलोवाट डिवाइडेड बाय kVA। किलोवाट आता है रियल पावर यानी कि एक्टिव पावर, और kVA होता है एपरेंट पावर। नेक्स्ट इज डिफाइन सर्विस मेन्स। सर्विस मेन्स क्या होती है कि जो भी पोल से, मान लो ये आपके घर के आसपास पोल कनेक्टेड जो होता है, उस पोल से जो आपके घरों में कि मीटर पे जो लाइन आ रही है उसको हम बोलते हैं सर्विस मेन। सो दिस इज़ द कंडक्टर विच कैरी द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम द नियर बाय डिस्ट्रीब्यूटर और पोल टू योर होम। नेक्स्ट इज राइट फुल फॉर्म ऑफ SVC। SVC की फुल फॉर्म, तो SVC होता है स्टैटिक VAR कंपनसेटर। तो ये जो स्टैटिक VAR कंपनसेटर है इसका यूज़ किया जाता है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए। तो जस्ट आपको इसका फुल फॉर्म ही है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SVC, तो यू शुड नो इट इज़ स्टैटिक VAR कंपनसेटर। नेक्स्ट इज़ डिफाइन वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन बताता है इट प्रोवाइड्स द चेंज इन वोल्टेज फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, मीन्स नो लोड से फुल लोड में कितना वोल्टेज चेंज आ रहा है वो वोल्टेज रेगुलेशन बताता है। तो वोल्टेज रेगुलेशन की जो फॉर्मूला रहता है जनरली होता है नो लोड वोल्टेज कितनी है माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज। ठीक है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज, तो ये बनता है आपका वोल्टेज रेगुलेशन। लास्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रियल पावर। तो रियल पावर है, इसी को ही हम एक्चुअल पावर भी बोलते हैं, और इसी के साथ साथ इसी को ही हम एक्टिव पावर भी बोलते हैं। तो ये रियल पावर ऐसी पावर होती है जो एक्चुअल में जो सिस्टम है वो यूज़ कर रहा है। अगर सपोज़ फ़ैन है, फ़ैन को अगर रोटेट करना है तो वो एक्चुअल में कौन सी पावर यूज़ करी है, ये रियल पावर, और इस रियल पावर को हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो वाट।